अगर आपका सपना आईआईसी बेंगलोर या आईसर्स हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं है कि आईटी 2026 के एग्जाम में बायोलॉजी में मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं अपना स्कोर, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इजी इफेक्टिव वे में 30 डेज का क्रैश कोर्स आपके लिए है, जहां पर एक एक चैप्टर को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है बेटा। आज बात कर रहे हैं यूनिट सेल की, जिसमें चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बच्चों। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि जो सेलुलर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो फंडामेंटल फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो सेल डिवीजन है ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू सेल रिप्रोड्यूस करती है और इट गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। अब इसी प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन के टाइम पे ही डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब डीएनए की कॉपीज बनती हैं एंड सेल की ग्रोथ होती है। सो सेल डिवीजन इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल वो सीक्वेंस है इवेंट्स की, चेंजेस की, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which occurs in a cell। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? यहां पे सबसे पहले सेल का डुप्लीकेशन होगा, सेल के कंपोनेंट्स की सिंथेसिस होगी, उसके बाद सेल स्प्लिट कर जाएगी दो डॉटर सेल्स में। तो ये सारे इवेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल साइकिल बनाते हैं या सेल साइकिल कहलाते हैं। तो सेल ग्रोथ कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो क्या होगा? सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज, दो वर्ड में लिख रहा हूं यहां पे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कि सेल की ग्रोथ तो क्या है? लगातार होती रहती है, लेकिन उसमें साथ में जो डीएनए की सिंथेसिस है, बट डीएनए सिंथेसिस ऐसा नहीं कि ये भी लगातार होता रहेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर्स एट वन स्पेसिफिक स्टेज, अकर्स एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। आपको डिफरेंस समझ में आ गया, राइट? अब कौन सी स्टेजेस में ये डीएनए की सिंथेसिस होती है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाई अ सेल डिवाइड, क्या रीजन होता है। तो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं साइज ऑफ द, साइज और एक्टिविटी भी, बल्कि साइज एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल, राइट? जब साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में या इन साइटोप्लाज्म, जब इन दोनों का, कौन कौन से दोनों? ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये डाउन होंगे, इनकी रेशियो नीचे जाएगी, इट कॉजेज सेल टू डिवाइड। उसकी वजह से सेल का डिवीजन होगा। तो इसलिए सेल डिवीजन को होने के लिए ये दोनों कांस्टेंट होने जरूरी है, ठीक है? अब क्या होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या क्या होता है साइटोप्लाज्मिक, सॉरी, सरफेस वॉल्यूम रेशियो? इसको आप के आई से लिख सकते हैं या इसको एनसी रेशियो भी कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये रेशियो है सिंपल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहलाती है। तो के आई इज इक्वल टू वॉल्यूम, एन का मतलब न्यूक्लियस, और सेल के वॉल्यूम में से अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसकी रेशियो। तो सरफेस एरिया ऑफ सेल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द सेल, इन दोनों की रेशियो को हम क्या कह देंगे?
सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है किसी भी सेल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों सरफेस वॉल्यूम रेशियो या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली अगर दिखाना चाहें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन सेल डिवीजन एंड ये जो पैरामीटर है सरफेस वॉल्यूम रेशियो या KI, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है ये क्रिटिकल वैल्यू है। सो इनिशियली जब सेल डिवीजन होना होगा तो मैंने बताया था ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो इसको कांस्टेंट रखना जरूरी है, राइट। अब यहां पे एक और वर्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है जनरेशन टाइम। ये क्या होता है, व्हाट इज जनरेशन टाइम? द गैप और टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स, दो सेल डिविजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, जनरेशन टाइम। तो ये वेरी करता है इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें, अगर यीस्ट सेल में एक यीस्ट सेल डिवाइड कर जाती है 90 मिनट्स में, लेकिन ह्यूमन सेल की बात करें कल्चर मीडियम में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में डिवाइड करती है। तो ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। याद रहेगा बेटा आप लोगों को। तो अब आपको पता चल गया क्यों सेल डिवाइड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नाउ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, दो मेन फेजेस इंटरफेज एंड एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज भी कहा जाता है बेटा, होते हैं। इंटरफेज इन्वॉल्व्स 3 सब स्टेजेस G1, S एंड G2 फेज, जबकि एम फेज में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, कैरियोकाइनेसिस, मैंने पहले बताया, जिस बच्चों को याद है एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और साइटोकाइनेसिस। ये दोनों प्रोसेस होती हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बेसिस पे 3 तरह का डिवीजन हो सकता है। एमाइटोसिस, बहुत सारे बच्चों ने, इवन जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने भी ये वर्ड नहीं सुना होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं सुना होगा, बट इट इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। चलिए आपको बताते हैं क्या होता है एमाइटोसिस। ए का मतलब एब्सेंट, राइट। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। माइटोज का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या, क्रोमोसोम, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे वो कंडेंस होकर रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अगर किसी सेल में क्रोमोसोमल मूवमेंट्स ऑब्जर्व ना किया जाए तो इट इज नोन एज एमाइटोसिस। क्रोमोसोमल मूवमेंट आर एब्सेंट, तो सच डिवीजन इज नोन एज एमाइटोसिस। इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिवीजन। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यहां पे जेनेटिक मटेरियल का। सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन है, मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। तो एग्जांपल्स में मैं बताता हूं आपको। तो सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स क्योंकि प्रिमिटिव है। बाइनरी डिवीजन ऑफ, किसमें होता है बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, उसके अलावा अमीबा में पैरामीशियम में जो मेगा न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन, ये सारे एमाइटोसिस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए
अब आ जाता है इंटरफेज। इंटर का मतलब इन बिटवीन और फेज का मतलब स्टेजेस। तो दो स्टेजेस के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरफेज। तो इट अकर्स बिटवीन टू माइटोटिक फेजेस, दो माइटोसिस के बीच में जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज। पहले इसको रेस्टिंग फेज बोलते थे, या आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा कि इट इज रेस्टिंग फेज, इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज, बट इट इज नॉट रेस्टिंग फेज बेटा। यहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत हाई होती हैं, तो हम इसको रेस्टिंग फेज कैसे कह सकते हैं? इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। यहां पे सेल अपने आप को तैयार करती है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो 95 से लेके 97% टाइम सेल, जो टोटल सेल साइकिल का टाइम है उसका 95 से 97% तक सेल इंटरफेज में स्पेंड करती है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो सेल के साइटोप्लाज्म की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस रहेगी। ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म ग्रो नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म ग्रोथ कंटिन्यूस। लेकिन जो डीएनए की मैंने बताया था कि एट स्पेसिफिक टाइम डीएनए रेप्लिकेशन एट एस फेज ओनली। बताएंगे अभी क्या होता है। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी बताया भी था, G1, S और G2 फेज, तीन फेजेस होते हैं। G1 का मतलब गैप 1, S का मतलब सिंथेटिक, एंड G2 का मतलब गैप 2 फेज। तो आप देख पा रहे हो टोटल अगर हम 24 आवर्स लेते हैं तो 95% टाइम अप्रोक्सीमेटली सेल कहां पे रहती है, इंटरफेज में रहती है, राइट। तो हम तीनों फेजेस की बात करते हैं एक एक करके, क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं इस टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कौन सा, गैप 1 और G1। हमें यह तो पता चल गया कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। सो सेल एक्टिव एंड ग्रो, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट, राइट। तो ये वो टाइम पीरियड है जो है बिटवीन, टाइम पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस, टाइम पीरियड बिटवीन माइटोसिस एंड स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। याद रहेगा आपको, ये वो टाइम पीरियड है। सो गैप फर्स्ट, ग्रोथ फर्स्ट, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसको, पोस्ट माइटोटिक फेज। और यहां पे ही एक और स्टेज होती है जिसका हम बाद में बात करेंगे। यहां पे आपको दिख रहा है जी नोट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जी नोट फेज। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है सेल का, राइट। तो G1 में कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन कम्स गैप 2, एस फेज, उससे पहले एस फेज या सिंथेटिक फेज। ये वो टाइम पीरियड है जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट नीट 2023 में क्वेश्चन आया था। एस फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन सिंपल वर्ड में कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसकी कॉपीज बन जाती है, तो दैट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल, ध्यान देना बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, कि अगर इनिशियली
2C से उसको हम शो करें डीएनए के अमाउंट को, तो डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेटिक फेज में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। कि इनिशियली क्वांटिटी डीएनए की क्या थी, 2C थी, और अब एस फेज में क्या हो जाएगी, 4C। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जितने थे उतने ही रहेंगे। ठीक है, कि 2n था तो 2n ही रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, डिप्लॉइड था तो डिप्लॉइड रहेगा। एनिमल सेल में, इन एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल सेल में इस फेज में, ड्यूरिंग एस फेज इन एनिमल सेल, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस। यहां पे न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाती है, बट जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए की रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में। सीसी से आप याद रख सकते हैं इजीली। और तीसरा फेज जो देखने को मिलता है बच्चों, दैट इज G2 फेज। G2, ये वाला, इस वाले फेज की हम बात कर रहे हैं, G2 फेज। अब ये प्री मियोटिक फेज कहलाता है, सॉरी प्री माइटोटिक फेज कहलाता है, प्री माइटोटिक फेज, राइट। तो एक्चुअल जो प्रिपरेशन होती है वो, या मोस्टली जो प्रिपरेशन होती है वो यहीं पे होती है। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां पे होगी। उसके अलावा अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं जी, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। डबलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे होगी, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी डबलिंग यहां पे होती है। गोल्गी बॉडी हो जाए, चाहे वो प्लास्टिड हैं प्लांट्स में, सबकी डबलिंग G2 फेज में होती है, राइट। तो जो G0 फेज की मैं बात बता रहा था, G0 फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उसकी बात कर लेते हैं। कि सम सेल्स ऑफ एडल्ट ऑफ एनिमल्स, एडल्ट ऑफ एनिमल्स में सारे के सारे सेल डिवाइड नहीं करती। इन एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सम सेल्स डू नॉट डिवाइड। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल डिवाइड करें। एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कार्डियक सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करती, कुछ ओकेजनली डिवाइड करती हैं, कि कभी कभी जरूरत के हिसाब से वो डिवाइड कर लेती है, कि पुरानी सेल्स को रिप्लेस करना है तो वो डिवाइड कर जाती है, या सेल को इंजरी हो गई तो वो डिवाइड कर जाती है, जैसे लीवर सेल्स होती है हमारी बॉडी में, राइट। तो ये जो सेल्स हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं या डिवाइड नहीं करती, दे एग्जिट सेल साइकिल, वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, वहां से निकल जाती है। कब, एट G1 फेज। यहां पे बताया था हमने, G1 फेज में सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है एंड एंटर्स इनटू अ रेस्टिंग स्टेज। और उस रेस्टिंग स्टेज को क्या कहते हैं बच्चों, एंड एंटर्स इनटू G0 फेज, जिसको क्यूसेंट फेज भी कहा जाता है, क्यूसेंट फेज। एट दिस स्टेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं कि वो इनएक्टिव स्टेज में चली गई, बट प्रोलिफरेशन रुक जाता है, एनलार्जमेंट रुक जाता है, स्टॉप प्रोलिफरेशन, राइट, जब तक कि सेल को जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन जाएं तो आप सारी चीजें यहां पे देख पाएंगे बेटा, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल का डिप्लीकेशन, डीएनए की ग्रोथ, सॉरी सेल की ग्रोथ होती है, ये सारी की सारी प्रोसेसेस
एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है जिससे करेक्ट डिवीजन इंश्योर हो सके। तो वो सारे इवेंट्स मिलकर क्या कहलाते हैं? सेल साइकिल। सेल ग्रो, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन डीएनए सिंथेसिस कब होती है? एट स्पेसिफिक स्टेजेस इन सेल साइकिल। और उसके बाद जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे, ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद हमने बात करी कि टिपिकल सेल अगर 24 आवर्स में डिवाइड करें उसको, तो एक यीस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाती है, लेकिन ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर जाती है। तो वो वेरी करता है, डिपेंड करता है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। ये पूरा मिलके एम फेज बनाता है, ये सारा का सारा इंटरफेज है, जिसमें G1S और G2 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, G1S एंड G2 फेज। अब G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो करती रहती है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। ये सारी चीजें आप एक एक वर्ड टू वर्ड आप देख पा रहे होगे, मैंने सारा का सारा आपको क्लियर किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन एनिमल सेल में न्यूक्लियस में होता है, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में, राइट। अब ये क्वेश्चन स्टेज वाली हमने बात करी कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिव तो है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती। अब एनिमल सेल में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, डिप्लॉइड सेल माइटोटिक सेल्स में ही होता है, 2n सेल में होता है, क्योंकि जो जर्मिनल सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स में तो क्या होगा? म्यूसिस अकर्स, रिडक्शनल डिवीजन होता है वहां पे, तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मेल अनीबी। मेल अनीबी में जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक वर्ड होता है, आप में से कोई बता सकता है तो एक बार बताइए। उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मेल अनीबी हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम फेज की हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स। रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है ना, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक स्टेजेस या साइट्स हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं वेयर प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल इज चेक्ड, कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल इज चेक्ड। तो वो चेक पॉइंट्स हैं, ये कहां कहां पे होते हैं? सबसे पहला जो चेक पॉइंट होगा वो G1 या S चेक पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा चेक पॉइंट M चेक पॉइंट होगा, और तीसरा चेक पॉइंट जो होगा वो G2 चेक पॉइंट होगा। ये सारे चेक पॉइंट क्या क्या काम करते हैं यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे। जो G1 चेक पॉइंट है वो चेक करेगा कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिल रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद मेटाफेज में, अभी हम जब एम फेज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि क्रोमोसोमल स्पिंडल जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं हुआ। और G2 फेज में क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, सेल का साइज कंट्रोल वे में है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे चेक किए जाते हैं, राइट। उसके बाद शुरू होता है एम फेज, जहां पे ये सारी स्टेजेस हमको डिस्कस करनी है। तो एम फेज में बेसिकली दो प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे, या दो प्रोसेसेस वहां पे होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, और हमेशा याद रखना कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वो क्वेश्चंस का आंसर, तो आप में से अगर कोई बता पाए तो प्लीज मुझे बताइए। ड्यूरिंग G0 फेज द सेल साइकिल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। इसकी स्टेटमेंट 2 है कि सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो अगर दोनों स्टेटमेंट आपको सही लगती हैं तो आपको ऑप्शन 4 देना है, दोनों गलत है तो ए लिखना है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है तो बी कर सकते हैं आप, और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो आप ऑप्शन सी आंसर कर सकते हैं। आप फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइट। अब दूसरा एम फेज प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो आपको मैच करना है एम फेज को क्या कहते हैं, G1 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होगा, क्वेसेंट स्टेज क्या होती है।
इनको मैच करके आप इसका भी आंसर मुझे एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट, जल्दी से फटाफट आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स मुझे बताइए, बोलो बेटा फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी, क्योंकि इनएक्टिव नहीं होती। राइट, लेकिन सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन और साइटोप्लाज्म की डिवीजन मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म में सेंट्रोल डिवाइड करता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एम फेज को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो ए का 4 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 तो आपके एलिमिनेट ही हो गए। राइट, अब आपको 2 में से बताना है। उसके बाद G2 फेज को क्या कहते हैं? G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस मैंने बताई थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनते हैं। तो बी का 1। सी क्विसेंट स्टेज को क्या कहते हैं? इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। और G1 फेज में ये इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, कोई इफ बट है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पर आकर फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं एम फेज की। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज एक्चुअल सेल डिवीजन। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो इट लास्ट फॉर नियरली एन आवर। और इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विच इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो जो एम फेज है कैरियोकाइनेसिस का, या कैरियोकाइनेसिस जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला फेज जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एक एक करके हम चारों स्टेजेस की बात करेंगे। एंड इनिशियली वी स्टार्ट विद प्रोफेज। लॉन्गेस्ट फेज है बेटा प्रोफेज, माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। 3 प्रोमिनेंट चेंजेस आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला चेंज क्या है यहां पर? नंबर 1, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट्स। जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो प्रोमिनेंट चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टुवर्ड द एंड ऑफ प्रोफेज वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है इनफैक्ट। एंड थर्डली, इसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे ऑल्सो डिसअपियर्स। तो ये 3 प्रोमिनेंट चेंजेस आपको यहां पे दिखाई देंगे। राइट, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर। देन जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या बना देगा कंडेंस होके? वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। थिक रोड शेप स्ट्रक्चर बन जाएंगी विच आर नोन एज क्रोमोसोम। एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमेटिड्स। ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोम का क्रोमेटिड हो जाता है बच्चों। अब सेल में जो सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो इसका पहले होगा डुप्लीकेशन and then each centrosome starts to move towards opposite pole and it helps in formation of spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स की यहां पे फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर्स एनिमल में कहलाते हैं एम्फिएस्टर एनिमल सेल में, क्योंकि यहां पे 2 एस्टर्स होते हैं, इसमें 2 एस्टर्स आर प्रेजेंट। जबकि प्लांट सेल में
इसको कहा जाता है बच्चों एनेस्ट्रल। एन का मतलब एब्सेंट, सो एस्टर इज एब्सेंट। सो एम्फीएस्टर एंड एनेस्ट्रल, ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब ये होता क्या है, एस्टर क्या है और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है? जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, दे आर नोन एज एस्टर्स। और दो एस्टर along with these spindle fibers, they are known as mitotic apparatus. Clear? माइटोटिक apparatus दो एस्टर और उसके स्पिंडल फाइबर्स को मिला के कहा जाता है। सेकेंड स्टेज बच्चों आ जाती है, दैट इज मेटाफेज। अब जो कंडेंस क्रोमोसोम है वो विजिबल हो गए, तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है मेटाफेज का। सेकंड कि जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम है, थिकेंड क्रोमोसोम्स हैं, अरेंज देमसेल्फ ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ये सेकंड प्रोमिनेंट फीचर होता है मेटाफेज का। तीसरा, जो स्पिंडल जो व्हाट यू से सेंट्रोसोम थे वो पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल्स पे, राइट? सेंट्रोसोम रीचेस टू अपोजिट पोल्स, एज यू कैन सी हियर, ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच देमसेल्फ टू क्रोमोसोम, और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाता है? काइनेटोकोर। तो इस एरिया में स्पिंडल फाइबर माइक्रोसोम क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेज इज नोन एज एनाफेज। एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एनाफेज आते ही लिख सकते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स फर्स्ट टाइम। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज। क्लियर? ये देखिए स्पिंडल apparatus आपको दिख रहा है, दो एस्टर विद स्पिंडल फाइबर्स, राइट? अब यहां पे एपीसी याद रखना है आपको, एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या काम करता है? ये नाम से आपको आइडिया आ रहा है, प्रमोट कर रहा है। ये डिसोल्व कर देता है जो प्रोटीन मैट्रिक्स है दो क्रोमेटिड्स के बीच में। ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनके बीच में जो प्रोटीन मैट्रिक्स है उसको डिसोल्व कर देगा। मैट्रिक्स बिटवीन टू क्रोमेटिड्स, उससे होगा क्या? बिटवीन टू क्रोमेटिड्स, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, राइट? और उसके बाद जब रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं अलग होके दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो इट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। कंडेंसेशन डिफरेंट होता है, उसमें थिकनिंग होती है, यहां पे शॉर्टनिंग हो रही है। तो जो मूवमेंट है क्रोमोसोम्स का टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, बच्चों इट इज ए एक्टिव प्रोसेस, and on an average 30 ATP molecules are required during this process. ठीक है? जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, इट इज एंड ऑफ एनाफेज एंड वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ टेलोफेज। टेलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। वहां पे जो चीजें हुई थी उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पे क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। वहां पे कंडेंसेशन हुआ था क्रोमेटिन मटेरियल का, यहां पे डीकंडेंसेशन हो जाएगा।
क्रोमेटिन मटेरियल का, राइट। वहां पे न्यूक्लियोलस या सेल ऑर्गेनेलिज डिसअपियर हो गए थे, सेल ऑर्गेनेलिज यहां पे रीअपियर हो जाएंगे। तो ये 3 प्रोमिनेंट चेंजेस यहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्म, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ना, वो इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेलोफेज खत्म होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, लेकिन ये टाइमिंग डिफर करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट टिश्यूज में, राइट। अब कंस्ट्रिक्शन जो होगा इसके बीच में, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, और वो प्रोसेस किसके थ्रू होगी? सेल का जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस दोनों में अलग अलग होती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है बेटा बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो, राइट। ये कुछ लोअर प्लांट्स में भी होती है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है। सेंट्रीपिटल आप समझते हो, अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो सेल का न्यूक्लियस है उसके बीच में एक यू कैन से कंस्ट्रक्शन बन जाती है, राइट। तो एनिमल सेल में जो क्लीवेज साइटोकाइनेसिस होगा वो इक्वेटोरियल पार्ट से स्टार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट होगा और मिड बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक है। जबकि प्लांट सेल की बात करें, यहां पे ये दोनों डॉटर सेल्स बन गई हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल बन गई। तो ये बाहर से अंदर की तरफ हुआ है ना, ये डिपेंड होता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें ये होता है, सॉरी प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट की फॉर्मेशन के थ्रू, जिसको सेल प्लेट मेथड भी कहा जाता है। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वहां पे थोड़ी देर एग्जिस्ट करते हैं और यहां पे उन स्पिंडल फाइबर को कहा जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट इनको कह देते हैं। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट स्मॉल वेसिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से ये वेसिकल्स प्रोड्यूस होंगे यहां पे, एंड दीज वेसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं आप, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। ये इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाएंगे, इक्वेटर ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट या स्पिंडल फाइबर जिसको हम पहले कह रहे थे। अब इन सब की जो मेम्ब्रेन है इन वेसिकल्स की, वो फ्यूज कर जाएगी और वो सॉलिडिफाइड होके एक लाइन बना देगी जिसको सेल प्लेट कहा जाता है बच्चे। और जैसे ही सेल प्लेट बनेगी, वो सेंट्रीपिटल था, ये सेंट्रीफ्यूगल है, ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ये डिवाइड कर देता है पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल्स में। क्लियर? सो इन दिस वे साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल। क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, कौन सा इवेंट कभी भी नहीं होता है डायरेक्ट। देखिए आप एनसीईआरटी का आपको पेज नंबर मेंशन्ड है, कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वो मेंशन्ड है, तो कौन सा इवेंट अब माइटोसिस में नहीं होता, अपने सारे फेजेस डिस्कस कर लिए। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल कब होता है बताओ फटाफट। मूवमेंट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में हो जाता है। कोयलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये भी प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं काइनेटोकोर के साथ, ये मेटाफेज में होता है। बट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नेवर अकर्स, पेयरिंग कभी भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो एक एक वर्ड अगर आप एनसीईआरटी का क्लैरिफाई कर लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला बच्चों। ये इसीलिए मैंने साथ में आपके लिए एनसीईआरटी मेंशन की है, चारों फेजेस
आप एक बार पढ़ के देखिए, कोई भी वर्ड आपको लगे कि हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने डिस्कस नहीं किया है, यू कैन टेल इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कि एनाफेज में सेपरेशन हो जाता है, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, टेलोफेज में डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सारी चीजें 3 प्रोमिनेंट चेंजेस बताए थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाती है, सेल ऑर्गेनेल्स रिपेयर हो जाते हैं, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है। एनिमल सेल में क्लीवेज फरो और प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन के हेल्प से हो जाता है, जो कि मिडल रेमिला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखूं सिग्निफिकेंस में, तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा? ये सेल की ग्रोथ करता है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट? क्योंकि सोमेटिक सेल्स बनती हैं बाय माइटोसिस, तो माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि व्हाई सेल डिवाइड, टू मेंटेन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस उसमें होता है। तीसरा चेंज, तीसरा प्रोमिनेंट जो फीचर इसमें यह फंक्शन होता है, दैट इज क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम मेंटेन रखने में हेल्प करता है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस या रीजनरेशन, इन सब फंक्शंस में हेल्प करता है। सो ओवरऑल अगर आप यहां पे देखें तो क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता, तो सेम नंबर मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी की ग्रोथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर में, तो माइटोसिस इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो वो चीजें आपको इफेक्टिवली समझ में आ गई होंगी, राइट? तो अगर समझ में आ गया तो भी क्या करना है, तो भी एक लाइक कर देना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस। देखो, हमने 3 पार्ट में इस चैप्टर को स्टडी करना था। तो पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने सेल साइकिल की बात करी, इंटरफेज को डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे अभी माइटोसिस को, और अब बात करते हैं हम मियोसिस की, रिडक्शनल डिवीजन की। ठीक है बच्चों, एज यू ऑल नो मियोसिस को हम क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, राइट? अब एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। जो डिप्लॉइड सेल थी उससे क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। सो इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं क्योंकि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन, एंड एम फेज इन्वॉल्व्स साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए एनिमल और प्लांट सेल्स डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करती हैं। यहां पे सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है, राइट? तो ये ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं, यू आर ऑल फैमिलियर विद इट। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल सेल डिवीजन होते हैं, एम फेज होता है, जिसका एक पार्ट बच्चों ऑलरेडी माइटोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, ये डिप्लॉइड सेल्स में होगा। जो गैमेट फॉर्मेशन में, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व है, जो जर्म सेल्स हैं, उनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें मियोसिस होता है, एंड इट लीड्स टू हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मेल में 46 क्रोमोसोम, फीमेल्स में भी 46 क्रोमोसोम है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर हो गया हाफ,
but this diploid condition is restored during zygote formation, right? तो जो म्यूसिस टर्म थी, म्यूसिस वर्ड था, इट वाज कॉइन्ड बाय टू साइंटिस्ट, फार्मर एंड मूरे। लेकिन सबसे पहले इसको स्टडी किसने किया? इट वाज डन बाय वॉन बेंडेन, बेनेडिन भी आप कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, कि यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बार होगी ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो ये दो फेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर्ड कंडीशन में जो क्रोमोसोम मिलता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है? जो एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट्स का, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से डीएनए का अमाउंट तो सेम रहेगा ड्यूरिंग मियोसिस 1, और मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। ओनली डिफरेंस इज वहां पे एक सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहां पे 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम फेजेस की बात करें तो मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है बाय प्रोफेज। यहां पे प्रोफेज लॉन्ग होता है एंड इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती हैं किसकी? प्रोफेज की, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मियोसिस 1 में सेल ने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया, एस फेज में, सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। मियोसिस 1 पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये इंटरकाइनेसिस क्या आ गया? द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन मियोसिस 1, जैसे ही इसका साइटोकाइनेसिस पूरा हुआ, एंड मियोसिस 2, उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। ये बहुत छोटा होता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी यहां पे, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, राइट। उसके बाद मियोसिस 2 विच इज सिमिलर टू माइटोसिस। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये जो पांचों सब स्टेजेस मैंने अभी आपको बताई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समरी शीट बना लीजिए। ये पूरा मैंने समराइज्ड वे में आपके लिए बताया है, एक एक सब स्टेज को डिस्कस भी करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले लेप्टोटीन। लैप्टोज का मतलब होता है सिलेंडर, सो थ्रेड लाइक आप कह सकते हैं। टेने का मतलब बैंड, तो सिलेंडर बैंड्स। तो यहां पे न्यूक्लियस एनलार्ज करने लगता है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे, एंड कंडेंसेशन, कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। ये पूरी इस सब स्टेजेस में चलता रहेगा। लेकिन एज यू कैन सी हियर, दे रिमेन अटैच्ड टू न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर नहीं जाते, उसी से अटैच रहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो है इंटरफेज का बच्चों, वो उसका न्यूक्लियस छोटा होता है, इसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बीडेड अपीयरेंस आ गया क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम्स हैं जो कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एंड पेयरिंग से पहले की जो स्टेज है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होना, वो यहां पे स्टार्ट हो जाती है, राइट। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड जाइगोटीन, जाइगोट, योक। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कि एक ही सिंगल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, तो एक क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दोनों जो है ये साइड बाय साइड पैरेलल एक दूसरे के लाई करते हैं, एंड दिस पेयरिंग इज नोन एज सिनैप्सिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का,
क्योंकि दो है तो क्या कहलाएगा, बाइवेलेंट, राइट। अब इनके बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट इज नोन एज सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स? इसमें आरएनए प्रेजेंट होगा, इसमें प्रोटीन्स होंगे एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए या ट्रेसेस ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब पेयरिंग कहां से स्टार्ट हुई, अगर ये सेंट्रोमेयर से स्टार्ट होती है तो ये प्रोसेंट्रिक हो जाएगा, अगर ये होती है एंड से तो ये प्रो टर्मिनल हो जाएगी, और तीसरे केस में क्या होगी, ना ऊपर से ना नीचे से, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? तो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें तीन बैंड्स होते हैं, एक सेंट्रल और दो लेटरल एलिमेंट्स होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड पकाइटीन स्टेज। तो अब पेयरिंग के बाद जो बाइवेलेंट बने थे वो दो बाइवेलेंट मिलकर क्या कहलाएंगे, बाई एंड बाई, ट्राई, ट्राई के बाद टेट्रा, चार का क्या होता है, टेट्राड। तो टेट्राड फॉर्मेशन किसमें होगी, पकाइटीन स्टेज में। ठीक है, ये कई दिनों तक रह सकती है, दिस स्टेज कैन रिमेन फॉर मेनी डेज। क्रोमोसोम पेयर्ड हो जाते हैं और सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी हो चुका। अब ये दोनों मैंने बताया था कौन सी क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों क्या कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। अब क्या होगा, टेट्राड फॉर्मेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल अपीयर हो जाएंगे एंड इट लीड्स टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर। तो ये एरिया जो शेयर हुआ वो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। इसके लिए एंजाइम रिकॉम्बिनेज रेस्पॉन्सिबल होता है जो इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो डेंस एरिया जैसे ही अपीयर हो जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, डेंस एरियाज, डेंस एरियाज आर नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जिसमें ये मल्टीपल एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होता है, रिकॉम्बिनेज, और इसमें एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, इट्स अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट। तो क्या हुआ, देखिए ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, होमोलोगस पेयर। अब इनके बीच में एक्सचेंज हो गया सेगमेंट्स का, ये ब्लू रेड से इसीलिए दिखाया गया है। तो जब ये एक्सचेंज हुआ मटेरियल का, तो कुछ पार्ट इसका इसमें आ गया और इसका इसमें आ गया, राइट। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो रिजल्टेंट क्या हो गया, इसमें एक छोटा सा एरिया ये, राइट, एंड यहां पे ये वाला एरिया आ गया। तो इसका फीचर इसमें, इसका फीचर इसमें आ गया। ठीक है, अब इनको सेपरेट करने के लिए भी एंजाइम होता है, सेपरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड अनवाइंडेज। अनवाइंडेज एंजाइम इनको अलग अलग कर देगा एंड इट गोज टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन। तो जो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था, जो स्पेशल डेंस पैचेस एरियाज बने थे, वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, एक्सेप्ट इन द एरिया ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस एरिया को छोड़ के बाकी का सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो उसकी वजह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि यहां पे ये तो अटैच्ड है। तो दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज चायोस्मेटा। ये लॉन्गेस्ट फेज है बच्चों प्रोफेज 1 का। जो
वर्टिब्रेट्स के oocytes हैं, इसमें डिप्लोटिन स्टेज मंथ्स या ईयर्स तक रह सकती है, ठीक है। और इसी की वजह से जायंट क्रोमोसोम 11 क्लास में आप आगे पढ़ेंगे, जायंट क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। डीकंडेंस जो डिप्लोटिन क्रोमोसोम्स हैं वो जायंट क्रोमोसोम होते हैं, उसका एग्जांपल है जैसे लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। एंड अल्टीमेटली डायकाइनेसिस अकर, फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज की, जहां पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, टर्मिनलाइजेशन होगा। यहां पे जो बायोवेलेंट थे वो अलग अलग हो जाएंगे, एंड दैट इज जो फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं और जो स्पिंडल फाइबर बने, जो माइटोटिक स्पिंडल्स बने, वो उस सेपरेशन में हेल्प करते हैं। अब प्रोफेज 1 एंड होने वाला है, तो प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, एंड आफ्टर डायकाइनेसिस सेल मूव टू मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज से स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो मियोटिक मेटाफेज या मियोसिस 1 का मेटाफेज, मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 की बात करेंगे। इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। तो जहां पे डिजेनरेटेड न्यूक्लियस है, इन द एरिया ऑफ डिजेनरेटेड न्यूक्लियस, कलरलेस स्पिंडल अपरेटस अपीयर्स, एक स्पिंडल अपरेटस अपीयर हो जाता है जिसको कोई कलर नहीं होता ड्यूरिंग मेटाफेज 1। अब जो फाइबर्स हैं वो पोल्स की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं, राइट। एनिमल्स में, एनिमल सेल में ये किससे बनते हैं, इन एनिमल सेल दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय या पोल्स आर फॉर्म्ड बाय एस्टर्स। इसको क्या कहते हैं, एस्टर फॉर्मेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन किस स्टेज पे होती है, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब ये अपने आप को इक्वेटर की तरफ लेके आएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं जिनको हमने एनिमल सेल में एस्टर कह दिया। अब जो बायोवेलेंट थे वो अपने आप को इस तरह से इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं हॉरिजेंटली। सेंट्रोमियर पेरिफेरी की तरफ होगा, राइट, एंड आर्म्स टुवर्ड्स सेंटर। तो दो सेंट्रोमियर बाइवेलेंट के एक दूसरे के पास पास है, तो आप इसको क्या कहते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस में सिंगल थी, यहां पे डबल मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो ड्यूरिंग मेटाफेज 1 बाइवेलेंट इक्वेटर्स पे अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो अपोजिट पोल्स पे अटैच हो जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या बनता है, डबल मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है, राइट। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। तो एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब वो इस इक्वेटोरियल प्लेट से और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दे मूव अवे, दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो क्योंकि ये डबल था, अब इनका नंबर, क्योंकि एक इधर चला गया एक इधर आ गया, तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे ये रिडक्शन होता है क्रोमोसोम के नंबर में, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन हो जाती है, राइट। एंड दिस इज नोन एज डिसजंक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन। तो अब ये बाइवेलेंट से क्या बन जाते हैं, डायड्स, टेट्राड से डायड्स बन गए, बाइवेलेंट से यूनिवेलेंट बन गए, एंड फाइनली ड्यूरिंग टेलोफेज 1 इट इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज 1 का ऑपोजिट है, तो न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर हो जाएंगे, क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे पोल्स पे, एंड इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो डीएनए का अमाउंट क्या है,
2C होता है इसमें, राइट। अब एनाफेज क्रोमोसोम डायरेक्टली एंटर कर जाता है मेटाफेज ऑफ होमोलाइटिक डिवीजन। साइटोकाइनेसिस डायरेक्टली भी हो सकती है, साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट फॉलो डिवीजन 1 ऑफ मियोसिस। तो अगर इसको समराइज करें तो यहां पे चारों फेजेस आप देख सकते हैं। प्रोफेज 1 कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर तक यहां सारा काम हो जाता है। मेटाफेज में डबल मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन, इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग एनाफेज 1 एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड क्रोमोसोम रीचेस टू द ऑपोजिट पोल्स। दिस इज मियोसिस 1। उसके बाद इंटरकाइनेसिस या इंट्रामायोटिक इंटरफेज। तो मेटाबॉलिक स्टेज है बिटवीन टेलोफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2। तो यहां पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। ट्रांजिशन इंटरकाइनेसिस भी इसको कहा जाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है मियोसिस 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब यहां पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मियोसिस 2 शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू मियोसिस 1, क्योंकि वहां पे प्रोफेज 1 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड था, है ना। अब ये जो हैप्लॉइड नंबर बनाता है उसको मेंटेन करता है, राइट, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? होमोलाइटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, लाइक माइटोसिस। बट ये माइटोसिस नहीं है, इट इज नॉट माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा होता हुआ भी ये माइटोसिस नहीं होता है। क्यों? ये भी इक्वेशनल है बट स्टिल इट इज नॉट माइटोसिस। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमेशा अकर होगा ये, इट अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स, जबकि वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। सेकेंडली, नॉट फॉलोड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, है ना, जबकि वहां पे तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जो नई डॉटर सेल्स बनेंगी आफ्टर मियोसिस 2, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 2 आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, राइट। तो इन रीजन से इट इज नॉट कंसिडर्ड एज माइटोसिस। ना वो एक दूसरे के सिमिलर है, नो टू पेरेंटल सेल ऑल्सो, नो टू पेरेंटल सेल भी सिमिलर नहीं होंगी, ठीक। तो फिर इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मियोसिस 2? मियोसिस 2 का मेन फंक्शन है टू सेपरेट द यूनिवेलेंट क्रोमोसोम जो एक दूसरे से अलग है। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा? बहुत छोटा सा ब्रीफ स्टेज है, इट इज वेरी ब्रीफ स्टेज। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल की पेयरिंग हो जाएगी, सेंट्रियोल पेयरिंग, और वो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे फिर से। तो कोई बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2, सो एक सेंट्रोमियर होगा एक क्रोमेटिड में, राइट। डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो दो डॉटर क्रोमोसोम होंगे वो पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ग्रुप्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड अल्टीमेटली ड्यूरिंग टेलोफेज 2 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स into haploid nuclei, they arrange themselves into haploid nuclei। so क्रोमोसोम देखिए यहां पे कंडेंस है, यहां पे क्रोमोसोम इलोंगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमेटिन की फॉर्मेशन होगी, क्रोमेटिन फॉर्मेशन अकर्स, राइट। न्यूक्लियोलस और ये सारे स्ट्रक्चर दोबारा से अपीयर हो जाएंगे। सो एनाफेज 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। टेलोफेज 2 वही प्रोफेज का रिवर्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाएगी और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने देखा था, राइट। अब जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसे डिफर करता है?
ये तो हमने देख लिया कि कैसे एक सेल से 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बट बिफोर दैट मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे जो साइटोकाइनेसिस होगी बच्चों, वो दो टाइप की हो सकती है। एक को हम कहते हैं सक्सेसिव, एक को कहते हैं साइमल्टेनियस। सक्सेसिव और साइमल्टेनियस, दोनों वर्ड आपको क्लियर होंगे कि एक साथ होती है या एक के बाद एक होती है। सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म डिवाइड, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, हर डिवीजन के बाद 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। दोनों सेल्स में होमोलाइटिक डिवीजन होगा, मतलब अनइक्वल डिवीजन होगा, और उससे 4 सेल्स की 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये चारों सेल या तो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगी या आइसोबाइलेटरल। जबकि साइमल्टेनियस टाइप में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट। तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, जिसको क्या कहेंगे हम, टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके न्यूक्लियस अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, ये भी टेट्राड फॉर्मेशन हो गई। अब साइटोप्लाज्म का क्लीवेज शुरू हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन बन जाती है, और अल्टीमेटली ये डीप होती चली जाएगी और ये डिवाइड कर देगी उसको 4 डॉटर सेल्स में। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। सिग्निफिकेंस गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो कंडीशन रिस्टोर हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। म्यूटेशंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब म्यूटेड डिवीजन होंगे तो उसमें इरेगुलरिटीज होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक स्टोर हाउस होता है ये, राइट। अब देखिए एक आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप फटाफट मुझे बताइए, ये बताइए, ये करके देखो कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए है वो कब अकर होता है, फटाफट। ये वाली क्यों है, आपके इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं हम, बताइए। G1 फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है, G2 फेज में या M फेज में, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। S फेज को क्या कहा जाता है, S फेज का दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक फेज। और डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन S फेज में होता है बेटा। चलिए, माइटोसिस और म्यूसिस में क्या डिफरेंस है, डीएनए की डुप्लीकेशन दोनों में होती है, ठीक है। इंटरफेज दोनों में होता है, प्रोफेज दोनों में बड़ा होता है, लेकिन ये वाला फेज क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, जाइगोटीन स्टेज में तो क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस हो जाएगा। अकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ये फेजेस माइटोसिस में देखने को नहीं मिलते, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों मेरे, कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कोई भी डाउट है, ये दोनों आंसर तो बताने ही थे आपको कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट है तो आप यहां पे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आपको ये काम करने थे, कीप स्टडिंग। ये हाई प्रायोरिटी वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो आपके चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बेटा सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको पढ़ के प्रॉपर गाइडेंस में वर्क करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून बच्चों।